मोटे तौर पर देखें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं। कौन कौन से 5 भौतिक प्रदेश हैं? सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भारत के ठीक उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके आगे चलेंगे तो ये नेपाल का एरिया, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत के जो अन्य राज्य हैं। इस पूरे एरिया में आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, तो हम इस पूरे एरिया को कहेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये भारत का सबसे उत्तरी भौतिक विभाग है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के हम दक्षिण में चलेंगे तो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में समानांतर रूप से पश्चिम पूर्व दिशा में फैला हुआ है। और यहाँ से आपकी रीट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है उत्तर के विशाल मैदान से। इस उत्तर के विशाल मैदान से ठीक दक्षिण में चलेंगे तो तीसरा भौतिक प्रदेश है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो यहाँ पर इस उत्तर के विशाल मैदान के ठीक दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ से आपकी रीट परीक्षा तक 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी हम आगे चलकर अभी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तीसरे इस भौतिक प्रदेश के बाद में चौथा भौतिक प्रदेश हम मान सकते हैं वो है तटीय मैदान। भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ समुद्र तटीय जो भाग है उस मैदानी क्षेत्र को हम कह सकते हैं तटीय मैदान। इधर हम देखें तो इस तरफ है ये पश्चिमी तटीय मैदान, और इस तरफ देखें तो यहाँ पर ये है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान। और पांचवा और जो अंतिम भौतिक विभाग है वो है द्वीप समूह। तो देखिए भारत के दोनों तरफ, इस तरफ अरब सागर में भी और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में भी, इधर भी कुछ द्वीप हैं। दोनों तरफ के द्वीपों को मिलाकर हम एक भौतिक विभाग कर सकते हैं, द्वीप समूह। इधर अरब सागर में जो द्वीप हैं उनको हम सामान्यतः जानते हैं लक्षद्वीप समूह के नाम से, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो द्वीप हैं उनको आप कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सामान्यतः भारत को हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कुल मिलाकर की परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से एक प्रश्न आया है अब तक उत्तर के विशाल मैदान से, और 2 प्रश्न आपको अब तक पूछे गए हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से। कौन से प्रश्न और उनकी और विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पर अभी करना चाहेंगे इन 5 भौतिक प्रदेशों से। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर ले सकें। देखिए यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान आप इस मानचित्र में एक अलग रंग से देख रहे हैं। इसके ठीक उत्तर में देखें तो इस सारे एरिया को हम कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इस पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ उत्तर का विशाल मैदान है। इसके बारे में हम सामान्य चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। उत्तर का विशाल मैदान बना कैसे है? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की हमें बात करनी है, कब बना है, कैसा प्रदेश है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है, जो 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, जिनको क्रमशः हम महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ, ये हिमालय पर्वत, ये पिछले 7 करोड़ वर्षों में बना है। टेथिस सागर पहले इसके स्थान पर था, उस टेथिस सागर के स्थान पर पिछले 7 करोड़ वर्षों में या टर्शियरी काल में यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जैसे ही यहाँ पर हिमालय पर्वत ऊपर उठा तो हिमालय के ठीक दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में समानांतर रूप से एक खाई का निर्माण हुआ। आगे चलकर इस खाई में हिमालय की ओर से आने वाली नदियाँ ये इस खाई में आकर गिरी। इन नदियों के साथ में जो भी अवसाद या कंकड़ पत्थर या जलोढ़ जो भी आया वो इस खाई में जमा होता गया, और एक लंबे समय के पश्चात ये खाई उन अवसादों से या उस हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भर गई और एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गई। तो सामान्यतः एक ऐसा प्रश्न आपको पूछा भी जा सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण के पीछे की कहानी ये है कि जैसे ही हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ तो हिमालय के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हुआ,
और उस खाई में हिमालय की ओर से आने वाली नदियों ने लाकर जो अवसाद या मलबा या मिट्टी डाली, उससे इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये तो बात हुई इसकी उत्पत्ति की, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आपको उत्पत्ति का प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है। नेक्स्ट, ये सबसे नया भौतिक विभाग है भारत का, जो सबसे बाद में बना है, हिमालय के भी बाद में बना है। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्षेत्रफल का। इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भारत के उत्तरी भाग में आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र, राजस्थान का, इसके आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे बिहार, बिहार से आगे पश्चिम बंगाल, उसके आगे चलें तो असम तक। यहाँ तक इन राज्यों में ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हम देखें तो वह है प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जिसका स्थान आता है वह है उत्तर का विशाल मैदान। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुछ और तथ्यात्मक बातें इसके बारे में आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो देखिए, ये मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेशों की समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये लगभग 200 से लेकर 300 मीटर तक ऊंचा है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है, कहीं कहीं ये 300 मीटर से आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। एवरेज देखा जाए तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से लेकर 300 मीटर तक आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम इसकी लंबाई की बात करें, ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक हम चलें तो ये हिमालय के समानांतर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अगर इसके साथ, लंबाई के साथ, अगली बात हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई की करें कि कितनी चौड़ाई में यह फैला हुआ है, तो देखिए चौड़ाई हर जगह इसकी एक समान नहीं है। पश्चिम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी चौड़ाई में फैला हुआ है, जबकि पूर्व की ओर चलते हुए काफ़ी संकड़ा हो गया है। तो इसकी चौड़ाई में परिवर्तन आता जाता है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो 500 किलोमीटर के आसपास होती है, वो पूर्व में चलते हुए लगभग 160 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। तो उत्तर के विशाल मैदान का ये कुछ सामान्य परिचय था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ये कुछ बातें इस उत्तर के विशाल मैदान से आपको पूछी जा सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हमें क्या पूछा गया, उस प्रश्न तक हम यहाँ पर चलना चाहेंगे। उत्तर के विशाल मैदान के इस सामान्य परिचय के बाद में हम ये देखना चाहें कि ये कैसे बना है, किससे बना है और इसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं, उनको यदि हम जानना चाहें तो देखिए, मोटे तौर पर हिमालय की ओर से जो भी नदियां आकर इस खाई में गिरी और जिन्होंने इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया, वो मुख्यतः 3 नदियां थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किन नदी तंत्रों द्वारा हुआ है, तो मुख्यतः 3 नदी तंत्रों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। कौन कौन से 3 नदी तंत्र हैं? पहला हम देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात इस मैदान का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। तो हम उसको सिंधु नदी तंत्र के मैदान के नाम से जान सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो बाढ़ है उसके कारण जो मिट्टी बिछाई गई, उससे इस मैदान का पश्चिमी भाग बना है। इस मैदान का यदि मध्यवर्ती भाग देखा जाए तो मध्यवर्ती भाग इसका बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से। गंगा और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ द्वारा जो भी मिट्टी जमा की गई, उससे इसका मध्यवर्ती भाग बना है, जिसको हम कह सकते हैं गंगा मैदान। और सबसे पूर्वी भाग यदि हम देखें तो यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उनकी बाढ़ द्वारा निर्मित किया गया है ये मैदान। तो मोटे तौर पर इसको हम प्रादेशिक रूप से विभाजित करना चाहें तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु नदी तंत्र का मैदान, गंगा नदी तंत्र का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। देखिए, सिंधु नदी तंत्र के मैदान के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र आता है। इसका बहुत सारा भाग अभी पाकिस्तान में भी है। नीचे हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान का यह जो मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली के पश्चिम में, कई बार इसको एक अलग भौतिक प्रदेश के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे चलेंगे तो देखिए,
गंगा नदी का जो मैदान है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में पूर्वी राजस्थान आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम रहती है वो प्रदेश आता है। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का क्षेत्र आता है, और उसके आगे चलेंगे तो निचले गंगा मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, और उसके भी पूर्व में असम राज्य में आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंधु नदी का जो मैदान है या सिंधु नदी तंत्र का जो मैदान है, वहाँ से आपको एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में किया जाता है, और वो प्रश्न आता है दोआब का। दोआब क्या है, कौन कौन से दोआब हैं, उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में। तो यहाँ पर सामान्य सी एक बात हमें करनी है, वो है दोआब। तो देखिए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है दोआब। सिंधु नदी तंत्र से यहाँ से आपको दोआब के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से मुख्य दोआब हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियों को देखा जाए तो ये सबसे पश्चिम में आपको जो नदी देखने को मिल रही है इसका नाम है कौन सी, सिंधु। सिंधु से हम थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी बह रही है इसका नाम है झेलम। झेलम से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी बह रही है इसका नाम है चिनाब। चिनाब से हम और थोड़ा पूर्व में इधर चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी प्रवाहित हो रही है इसका नाम है रावी। और रावी से हम आगे चलेंगे तो ये जो नदी कुछ दूरी तक प्रवाहित हो रही है इसका नाम है व्यास। और व्यास से आगे हम देखें तो यहाँ ये जो प्रवाहित हो रही है इसका नाम है सतलज। जो सभी पांचों नदियाँ मिलकर अंततः सिंधु के साथ में ये प्रवाहित होती हैं, तो ये सबसे इधर पूर्व में आपको देखने को मिलती है कौन सी, सतलज। अब इन नदियों के बीच में जो मैदानी प्रदेश है, जो दोआब है, उसका नाम पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करें तो देखिए, ये सतलज और ये है व्यास। सतलज और व्यास, इसके बीच के दोआब को हम कहते हैं कौन सा, बिस्त दोआब के नाम से ये जाना जाता है। आगे चलेंगे तो ये व्यास और ये है रावी। व्यास और रावी के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से, बारी नाम से जानते हैं। आगे देखिए, ये है रावी और ये है चिनाब। रावी और चिनाब के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से, रेचना नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे तो ये है चिनाब और ये है झेलम। चिनाब और झेलम के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से, चाज दोआब से। और यहाँ पर ये झेलम और सिंधु दोनों के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से, सिंध सागर दोआब के नाम से। इनको याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका ये भी हो सकता है, आप नदियों के पहले पहले अक्षर को मिलाकर दो आब का नाम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये है व्यास और ये है सतलज। व्यास से आप याद रखें बै, और सतलज से हम नाम याद रखें तय। तो इससे मिलाकर हम बना सकते हैं क्या, बिस्त। तो बिस्त जब भी नाम आए तो उसका मतलब किसके बीच में है, वो व्यास और सतलज के बीच में दोआब है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें कौन सा, बारी। तो बारी दोआब देखिए कहाँ पर है, एक तरफ इधर हम देख रहे हैं कौन सी, व्यास, और दूसरी इधर देख रहे हैं कौन सी, रावी। व्यास से हम शब्द लें कौन सा, अक्षर लें कौन सा, बारी से बै, और रावी से हम लें रे। व्यास और रावी दोनों के बीच के दोआब को हम जान सकते हैं किस नाम से, बारी नाम से। हम व्यास से कह दें बै और रावी का कह दें रे। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। आगे देखिए, अगला दोआब है कौन सा, रेचना, रावी और चिनाब के बीच में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रावी से रे और चिनाब से चय और ने, इनसे मिलाकर आप नाम बना सकते हैं कौन सा, रेचना। तो रेचना किसके बीच में है, रावी और चिनाब के बीच में। आगे देखिए, चिनाब और ये है झेलम, दोनों के बीच का जो दोआब है उसका नाम है क्या, चाज। तो देखिए, चिनाब से चय और झेलम से आप याद रख सकते हैं जय। दोनों से मिलकर दोआब का नाम बना है क्या,
चाज। नेक्स्ट, झेलम और सिंधु के बीच का जो दोआब है वो है सिंध सागर। तो आप सिंधु के नाम पर उसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के मैदान से इस दोआब का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियों के बीच में जो दोआब है वो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लेकिन हमें आगे क्या प्रश्न पूछा गया वहाँ तक अभी हम पहुँचना चाहेंगे। उत्तर के विशाल मैदान को हम संरचनात्मक दृष्टि से 4 उपभागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 उपभाग हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से 4 उपभाग हैं। सामान्यतः देखिए, जैसे ही आप इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश से आगे की ओर चलेंगे तो हिमालय के दक्षिण में ये उत्तर का विशाल मैदान है। हिमालय से चलते ही सबसे पहले जो उपभाग आएगा उसको कहा जाता है भाबर। भाबर की संरचना देखें तो ये अपेक्षाकृत मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। अपेक्षाकृत मोटा अवसाद या मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र को हम कहते हैं कौन सा? भाबर। भाबर प्रदेश में आपको मोटे कंकड़ पत्थर क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि देखिए हिमालय की ओर से जो नदियाँ आती हैं उनकी गति हिमालय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होती है और तीव्र गति के कारण उनके साथ में बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थर आगे की ओर चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ये नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर नदियों की गति कम हो जाती है और कम हो जाने के कारण पर्वतपदीय भाग में ही ये बड़े आकार के जो कंकड़ पत्थर हैं वो वहीं पर जमा हो जाते हैं, जबकि बारीक जो कंकड़ पत्थर हैं या अवसाद हैं या बारीक मिट्टी है वो आगे की ओर चली जाती है। तो देखिए ये हिमालय के ठीक दक्षिण में या हम कह दें शिवालिक के ठीक दक्षिण में यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र को कह दिया जाता है क्या? भाबर प्रदेश। भाबर के आगे चलेंगे तो यहाँ पर बारीक कंकड़ पत्थर के जमाव से निर्मित जो दूसरा क्षेत्र है उसको कहा जाता है क्या? तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई से आगे का जो संपूर्ण भाग है उसको हम कहते हैं नदियों का जो जलोढ़ मैदान है। इस जलोढ़ मैदान को भी आप देखें तो इसमें 2 तरीके की विशेषताएं आपको मिलती हैं। एक तो इस जलोढ़ मैदान के जो निचले भाग हैं उनमें सामान्यतः जो बाढ़ की स्थिति होती है तो ये एरिया जो जलमग्न हो जाता है उसको हम कह देते हैं खादर। और कुछ ऐसे क्षेत्र जो ऊंचे हैं जहाँ तक बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है उनको हम कह देते हैं कौन से? बांगर क्षेत्र। तो देखिए संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में आप बांट सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। चारों के बारे में देखिए एक एक सामान्य विशेषताएं। भाबर कौन सा प्रदेश है? हिमालय के ठीक दक्षिण में लगभग हम देखें तो 10-12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र है जिसको हम भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में बारीक कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जो पट्टी है उसको हम कहते हैं तराई। तराई से आगे चलेंगे तो संपूर्ण जलोढ़ में मैदान में जो निचले भाग हैं जिनमें बाढ़ के दौरान पानी भर जाता है उनको कहते हैं खादर। पंजाब के मैदान में इन निचले खादर क्षेत्रों को स्थानीय बेट नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न कई बार परीक्षा में ये भी होता है कि बेट क्या है, तो पंजाब में खादर क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। और जो ऊंचे भाग हैं जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उनको कह दिया जाता है क्या? बांगर कह दिया जाता है। हिमालय की ओर से जो भी नदियाँ आएंगी वो नदियाँ यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव करेंगी और इन मोटे कंकड़ पत्थरों के ऊपर से जब बहेंगी तो यहाँ पर वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है और यहाँ पर उनका अफवाह है लुप्त हो जाता है, जो कि आगे तराई के बारीक कंकड़ पत्थरों में वापस सतह पर आपको देखने को मिल जाता है। भाबर और तराई की हम संरचना यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाबर और तराई के संदर्भ में जो आपको बात देखने को मिलेगी, हिमालय की ओर से जो नदियाँ आती हैं वो हिमालय के ठीक दक्षिण में कंकड़ पत्थरों का जमाव जलोढ़ पंख नुमा आकृति में करती हैं और ऐसे बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिलते जाते हैं। तो जलोढ़ पंखों से निर्मित जो विस्तृत क्षेत्र है उसको हम जानते हैं भाबर के नाम से। तो देखिए भाबर क्या है, देख पा रहे हैं आप अभी स्क्रीन पर। यहाँ पर हिमालय के ठीक दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदान का जो सबसे उत्तरी भाग है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस एरिया को हम कहते हैं भाबर। अब यहाँ से हिमालय की ओर से आने वाली जो नदियाँ हैं जैसे इन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से बहती हैं तो इन मोटे कंकड़ पत्थरों की अत्यधिक पारगम्यता के कारण ये जो नदियों का पानी है
वो नीचे रिस जाता है और इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश में हिमालय की ओर से आने वाली नदियाँ कुछ समय के लिए आपको लुप्त होती हुई देखने को मिल सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि नदियाँ यहाँ पर सतह पर आपको दिखाई देने के बजाय आंतरिक भागों में प्रवाहित होने लग जाती हैं। भाबर से जैसे ही हम आगे चलेंगे तो देखिए भाबर के ठीक दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं तराई। तराई का एरिया आप देख पा रहे हैं कि ये बारीक मिट्टी से बना हुआ है। भाबर में देखें तो वहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर थे, तराई में बहुत बारीक मिट्टी है। इसलिए जो नदियों का जो जल भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के नीचे रिस गया था वो आपको पुनः धरातल पर देखने को मिल जाता है। यही प्रश्न आपको पिछली रीट परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु गंगा के मैदान में आंतरिक अपवाह पुनः धरातल के ऊपर कहाँ प्रकट हो जाता है, तो तराई प्रदेश में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है वो बारीक मिट्टी है और इसलिए नदियाँ यहाँ पर पुनः धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लग जाती हैं। इस पूरे प्रदेश को हम नाम देते हैं क्या, तराई। जैसे ही नदियाँ यहाँ पर सतह पर चलने लगती हैं पूरा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा नम, गीला या तर हो जाता है और हम इस प्रदेश को जानते हैं किस नाम से, तराई नाम से। तराई के आगे का जो जलोढ़ मैदान हमारा है उस जलोढ़ मैदान को भी हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। उस जलोढ़ मैदान के जो ऊंचे भाग हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उनको हम कह देते हैं बांगर, और जो निचले भाग हैं जो बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाते हैं उनको हम कह देते हैं खादर। तो देखिए जहाँ पर निचले भागों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी बिछा दी जाती है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि खादर क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, नवीन जलोढ़ होती है। जबकि बांगर क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर जो जलोढ़ है वो पुरानी हो जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप कह सकते हैं कौन से, बांगर के ये क्षेत्र कह सकते हैं। तो देखिए उत्तर के विशाल मैदान के ये सार आपको संरचनात्मक भाग मिले, भाबर, तराई, बांगर और खादर। डेल्टाई प्रदेश को देखा जाए तो सामान्यतः वो भी एक खादर का ही एग्जाम्पल है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए निचला गंगा का जो मैदान है या जो बंगाल का मैदान है, डेल्टाई क्षेत्रों में हमेशा लगभग नई मिट्टी जमा होती रहती है, इसलिए उस क्षेत्र को हम खादर के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। लेकिन डेल्टा में भी आप देखें तो बहुत सारी धाराओं के रूप में नदी प्रवाहित होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ भाग ऊंचे रह जाते हैं और कुछ भाग नीचे हो जाते हैं। जो निचले भाग हैं उनमें पानी भरा रहता है, जबकि कुछ ऊंचे भाग हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। जो निचले भाग हैं जिनमें पानी भरा रहता है डेल्टाई क्षेत्रों में उनको कहा जाता है बिल, और जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच पाता उनको कह दिया जाता है चार। तो डेल्टाई क्षेत्र में ये दो प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि बिल और चार क्या हैं। तो निचले जलमग्न भागों को हम बिल कहते हैं और ऊंचे भागों को कहा जाता है चार। ये जो बिल क्षेत्र हैं इनमें जूट की धुलाई का कार्य चलता है। देखिए बंगाल का जो मैदान है वहाँ पर जूट की कृषि काफ़ी ज़्यादा होती है और जूट उद्योग हेतु उस जूट को जो धोने का काम है वो इन बील क्षेत्रों में किया जाता है। देश जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक बील क्षेत्र है जो जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है, यहाँ पर जूट को धोने का काम चल रहा है। तो ये उत्तर के विशाल मैदान से आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं।